गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अभी आप लोग का संस्कृत सेट का डिस्कशन होगा जिसमें 40 क्वेश्चंस दिया हुआ है। ये आपका जेएसएससी सीजीएल पेपर लैंग्वेज पेपर 2 जो है उसके लिए ये क्वेश्चन का डिस्कशन है। 40 क्वेश्चन का सेट्स है। इसमें आपके पूरे सिलेबस को कवर किया जा रहा है, ग्रामर का, लिटरेचर का, संस्कृत साहित्य, वैदिक साहित्य, जो भी सिलेबस में है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपका, ई द्विवचन की संज्ञा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, ई द्विवचन की संज्ञा क्या है? ऑप्शंस, ऑप्शन ए प्रगृह्य, ऑप्शन बी विभाषा, सी कत्वतु या डी नदी। ऑप्शन से पहला है प्रगृह्य, बी विभाषा, सी कत्वतु या डी नदी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए प्रगृह्य। इसका मतलब क्या होता है? इदंत, उदंत तथा एक दंत द्विवचन की रूप की प्रग्राह्य संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? जो आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रग्रह संज्ञा। कहीं कहीं पे प्रिंटिंग मिस्टेक भी है, इसमें बुक में आपको थोड़ा सा इसमें अलग अलग मिलेगा। तो ठीक है, इसमें क्या है? इदंत, उदंत, इदंत में, उदंत में तथा एक दंत द्विवचन रूपों की प्रग्राह्य संज्ञा होती है। अर्थात ऐसे द्विवचन जिनके अंत में, कैसे द्विवचन? ऐसे द्विवचन जिसके अंत में ई, उ या ए हो तो उस पे प्रग्रह संज्ञा लगता है। तो आपको ध्यान देना है कैसे वचन? इदंत, उदंत और एक दंत। इदंत, उदंत तथा एक दंत, एक दंत सॉरी नहीं, एदंत होगा। इदंत, उदंत तथा एदंत द्विवचन रूपों की प्रग्राह्य संज्ञा होती है। अर्थात ऐसे द्विवचन जिनके अंत में ई, उ या ए हो। वैसे द्विवचन शब्द जिसके अंत में ई, दीर्घ उ और ए हो तो उसमें प्रग्रह संज्ञा लगती है और उनके बाद अच होने पर किसी भी प्रकार की संधि नहीं होती। इनके बाद अगर अच लगता है तो क्या होता है? किसी भी प्रकार की संधि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूतवत पद में प्रत्यय है। भूतवत पद में प्रत्यय है। ए यत, बी अक्त, सी त्रिच या डी कत्वतु। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कत्वतु। भूतवत पद में कत्वतु प्रत्यय है। कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? भूतकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पे होता है? भूतकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए। इसमें क अकार और उ अकार की इत संज्ञा होने से तवत ही शेष रहता है। जैसे आप देखेंगे भूतवत, तो इसमें लास्ट में क्या बच जाता है? सिर्फ तवत बच जाता है। ठीक है, तो आप जितने भी प्रत्यय पढ़ रहे हैं सबका सूत्र पढ़ लीजिए। सूत्र पढ़ लेंगे तो आपको लास्ट में क्या शेष बच रहा है, उसको किस काल में यूज किया जा रहा है, ये सब याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत में उपसर्ग है। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? संस्कृत में उपसर्ग हैं ए 12, बी 19, सी 22 या डी 30। तो संस्कृत में कितने होते हैं? संस्कृत में होते हैं टोटल 22। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। और वो 22 उपसर्ग क्या है? अगर आप याद कर लेते हैं तो अच्छा है। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दर, वि, आंग, ति, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि और उप। तो ये टोटल कितने? 22 हैं। तो संस्कृत में कितने प्रत्यय होते हैं? 22 होते हैं। सॉरी, प्रत्यय नहीं, उपसर्ग। कितने उपसर्ग होते हैं? 22 होते हैं, जो कि शब्दों के पहले लगाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समास से है। पीताम्बर में समास है। पीताम्बर में कौन सा समास आएगा? ए तत्पुरुष, बी द्विगु, सी द्वंद या डी बहुव्रीहि। तो अब इतने एक्सपर्ट आप हो गए होंगे अब तक तो कि समास देख के आप बता देंगे कि कौन सा समास होगा।
तो जब भी संधि या समास होता है तो समास पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विग्रह करेंगे। तो पीतांबर का विग्रह करेंगे तो क्या होगा, पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, या संस्कृत में करते हैं तो पीत अंबरम यशस्य, पीला वस्त्र जिसका है, तो पीला वस्त्र किसका होता है, भगवान विष्णु भगवान का होता है। तो विष्णु भगवान का है, तो इसमें आपके ऑप्शन देखिए, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास नहीं होगा। द्विगु समास में क्या है, पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। उसके बाद है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है, जो अपने दोनों पद के प्रधानता को छोड़ के कोई विशेष अर्थ देते हैं। तो इसमें विशेष अर्थ क्या आ रहा है, भगवान विष्णु आ रहे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 to 7 में। 5 to 7 में आपको क्या करना, श्लोक पढ़ना है और श्लोक के अकॉर्डिंग आंसर करना है। ठीक है। तो आप श्लोक पढ़ेंगे और श्लोक के बाद आंसर करेंगे। श्लोक है आपका, निम्नलिखित श्लोक के माध्यम से प्रश्न संख्या 5 से 7 तक के प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो 5 से 7 तक क्या प्रश्नों का उत्तर सॉरी 5 से 7 तक जो आपके क्वेश्चन होंगे उसको आपको क्या करना है, श्लोक पढ़ के उसका आंसर करना है। ठीक है। श्लोक है आपका, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापंपा विद्ये नमहि वैरिणम। क्या श्लोक है आपका, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाएष्णो महापा विद्ये नहीं वैरिणम। तो इसमें आप इस श्लोक से माध्यम से आपको 3 क्वेश्चन आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है महापापा, पापमा होगा ये, महापापमा, महापापमा कः अस्ति, मतलब महापाप क्या है, जो पाप होता है उसमें भी महापाप क्या है। ए द्वेष, बी लोभ, सी काम या डी मोह। आपको 4 पाप वाला ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा महापाप है, द्वेष है, लोभ है, काम है या मोह है। तो आप श्लोक में देखेंगे, काम एषा क्रोध एषा रजो गुण समुद्भव महाएष्णो महापापमा विद्ये नमहि वैरिणम। तो इसमें आपको महापाप किसको बोला गया है, महापाप जो है आपका काम है। ठीक है। महापापमा काम अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कम वैरिणम विधि, कम वैरिणम विधि, ए कामम, बी मदम, सी लोभम या डी क्रोधम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए कामम, कामम वैरिणम विधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानिहि इत्यर्थे किम पदम श्लोके प्रयुक्तम, जानिहि इत्यर्थे किम पदम श्लोके प्रयुक्तम महापापमा महाशन वैरिणम या ऑप्शन डी विदधि। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जानिहि इत्यम विधि पदम श्लोके प्रयुक्तम। तो लास्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी वो हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो 5 to 7 क्या था, आपको श्लोक पढ़ के आंसर करना था। तो इस टाइप के आपसे क्वेश्चन आएंगे, गद्य दे दिया जाएगा, पठित गद्यांश। तो ऐसा नहीं कि 3 ही क्वेश्चन आएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होगा क्योंकि आप लोग का 100 मार्क्स 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ये तो 40 सेट का क्वेश्चन है। तो 100 क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो मे बी आपसे 10 क्वेश्चन हो सकता है कि पैसेज दे दिया जाए, आइदर वो गद्यांश हो या पद्यांश हो या कोई फेमस श्लोक हो, या जो आपके सिलेबस में जो इसमें दिए हुए जैसे मेघदूत है या अभिज्ञान शकुंतलम है, शिशुपाल वधम में कुछ भी ऐसा जो दिया हुआ उसमें से किसी से में पूछा जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि 3 ही क्वेश्चन आएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीलोत्पलम में समास है। तो नीलोत्पलम में कौन सा समास है, तो इसको विग्रह कीजिए आप। विग्रह करेंगे तो क्या होगा, नीलम उत्पलम। ठीक है। मतलब नीला हो गया कलर और उत्पलम क्या हो गया, कमल। नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है।
ऑप्शन आपके क्या है, कर्मधारय, ए द्वंद्व, सी अव्यय भाव या डी तत्पुरुष। तो जब भी हम लोग समास देखते हैं क्वेश्चन, समास का क्वेश्चन, तो क्या करेंगे, विग्रह करेंगे। बाकी जो आप इसमें ऑप्शन देखिए क्या क्या है, कर्मधारय, द्वंद्व, अव्यय भाव या तत्पुरुष। तो कर्मधारय में क्या होता है, उपमा उपमेय का भाव होता है, मतलब एक क्या होगा, विशेषण विशेष होगा और एक विशेषण विशेष्य होगा, ठीक है। और द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्यय भाव में आपका जो पहला पद है वो अव्यय शब्दों से होगा। और तत्पुरुष समास जब भी हम लोग करेंगे तो उसमें कारक के भेद होते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा समास हो गया, नीलम उत्पलम, ये हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे आप ग्रामर पोर्शन जितना पढ़ें वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ग्रामर पोर्शन में कुछ आपको याद करने जैसा नहीं है। एक बार आप सबके सूत्र पढ़ लेते हैं, चाहे आप संधि को पढ़िए, कारक को पढ़िए, समास को पढ़िए, वाच्य पढ़िए, या फिर आपका जो पहला चैप्टर होता है वर्ण स्वर व्यंजन व्यय व्यंजन, ये सब एक बार पढ़ लेते हैं, या माहेश्वर सूत्र एक बार पढ़ लेते हैं तो आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो उसमें रॉन्ग होने का चांसेस कम है। या जो आपके सिलेबस में धातु रूप भी दे दिया गया है, शब्द रूप दे दिया गया है, तो वो सब एक बार भी आप पढ़ लीजिए। एग्जाम से हार्डली 15 दिन पहले भी पढ़ेंगे तो कोई इतना टफ नहीं है, आप उसमें इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 15 दिन अगर आप सीरियसली पढ़ लिए कि 15 डेज पूरा थॉरो पढ़ लिए जो जो आपके सिलेबस में, तो आराम से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महा जोड़ आशय का संधि शब्द क्या है। आपसे सिर्फ पूछा है, आपको सिर्फ संधि बताना है और कुछ नहीं बताना है। तो महा और आशय का संधि शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए महाशय, आधा श है इसमें, श या संयुक्त। ऑप्शन बी महाशय, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी जो है महाशय है, ऑप्शन सी महाशय है, और ऑप्शन डी महाशय है। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा, महा प्लस आशय करेंगे तो क्या हो जाएगा, महाशय ही होगा, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन 3 आप देखेंगे महाशय, ऑप्शन 3 जो है महाशय, संधि का शब्द क्या हो जाएगा, महाशय। इसमें अगर आपको अभी जानना है तो अभी के लिए आप डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें कौन सा संधि हुआ, दीर्घ संधि हुआ है। और दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है, अक सवर्ण दीर्घ। ये किसका एग्जाम्पल है, अक सवर्ण दीर्घ का एग्जाम्पल है। तो आपसे सिर्फ संधि का शब्द पूछा है। कभी कभी यह हो सकता है कि आपसे संधि का टाइप्स पूछ देगा कि इसमें कौन सा संधि है, सूत्र पूछा जा सकता है, या किन वर्णों की संधि हुई है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वंद्व समास के भेद हैं, द्वंद्व समास के भेद हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 1। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द्वंद्व समास के 3 भेद हैं, ठीक है। 3 भेद क्या क्या है, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3। तो ये 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। इसको आप पढ़ेंगे, अगर डिटेल में समास जब पढ़ रहे हैं तो उसमें आप देख लेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुनि शब्द की संज्ञा है। आपका शब्द क्या है, मुनि शब्द रूप। मुनि शब्द रूप आपके सिलेबस में है। तो मुनि शब्द की संज्ञा है, ए घी, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी इत या ऑप्शन डी टी। तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मुनि शब्द की संज्ञा क्या है, लास्ट में क्या शेष बच रहा, मुनि शब्द का जो शब्द रूप जो चलेगा तो किस में चलेगा, मुनि घी, मुनि शब्द की संज्ञा जो पहला ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा घी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सर्वनाम स्थान संज्ञा है, सर्वनाम स्थान संज्ञा है, ए नदी, बी शी, सी घी या डी कत्वतु। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी का शी, ठीक है। ये जब आप शब्द रूप पढ़ेंगे, शब्द रूप जब आप पढ़ते हैं तो उसके ऊपर में कुछ डिटेल दिया हुआ, आप वो पढ़ लीजिए, उसमें ये चीज आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामम गच्छति में द्वितीया है, किस कारण से, ग्रामम गच्छति में द्वितीया है, ग्रामम गच्छति में द्वितीया है किस कारण से है, ऑप्शन ए कथितम च, बी शब्दायतेन,
सी तथा युक्तम चानित सतम या डी कर्मणि द्वितीया। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रामम गच्छति में द्वितीया है, द्वितीया अगर है ग्रामम गच्छति में तो किस सूत्र से हुआ है, आपको सूत्र बताना है। तो कारक में तो ऐसा क्वेश्चन आएगा ही कि सूत्र देकर आपसे पूछा जाएगा, तो किस सूत्र से हुआ है ये? ग्रामम गच्छति में तथा युक्तम चानित सतम से द्वितीया विभक्ति है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मतलब पहले के जो सेट्स आप देखेंगे, वैसे ही आपका 23 नंबर का सेट है, पहले वाला सेट आप देखेंगे तो इसमें आपको बहुत जगह अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ कि कहाँ पे क्या है। और जैसे जिन लोग आज ये पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता देती हूँ कि बहुत सारा नंबर ऑफ सेट्स जो है डिस्कस हो चुका है, 40 सेट्स का ही, तो उसमें बहुत सारा में संधि, समास, कारक सबका डिस्कशन किया जा चुका है। तो आप वो सेट जो पहले नहीं देखे हैं तो वो लोग अभी जाकर वो पुराने सेट्स को देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लगा है आपका? तथा युक्तम चानित स्थितम, ये किसका विभक्ति है? द्वितीया विभक्ति है। तो आप द्वितीया, मैं बार बार आपको बोल चुकी हूँ कि द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति की सारे सूत्र आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यंजनों के वर्गीकरण के आधार हैं A3, B5, C7 या D6। व्यंजनों के वर्गीकरण के आधार हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन A3, B5, C7 या D6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उच्चारण की प्रक्रिया के आधार पर व्यंजनों में वर्गीकरण के 6 आधार होते हैं। कितने आधार होते हैं? 6 आधार होते हैं। स्पर्श पहला है, मौखिक, नासिक्य, पार्श्विक, अर्धस्वर, लुंठित और उच्छिप्त। तो ये जितने हैं ये आपको ध्यान रखना है, क्या क्या है? स्पर्श, मौखिक, नासिक्य, पार्श्विक, अर्धस्वर, लुंठित और उच्छिप्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या है? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, जो शुद्ध है, ग्रामेटिकली जो सही है उसका आपको बताना है, ठीक है। रामस्य सह गच्छति, पहला ऑप्शन है रामस्य सह गच्छति। ऑप्शन बी रामम सह गच्छति। ऑप्शन सी रामेण सह गच्छति और ऑप्शन डी रामात सह गच्छति। तो ये चारों ऑप्शन में आप देखिए सह गच्छति सब में सेम है, बदला क्या है? राम का कहीं षष्ठी विभक्ति है, कहीं द्वितीया है, कहीं तृतीया है, कहीं पंचमी है। उसमें आपको क्या बताना है? शुद्ध क्या है? तो राम, इस पूरे सेंटेंस के कहने का मतलब है कि राम के साथ जाता है, ठीक है। तो रामेण सह गच्छति होगा। रामेण सह क्यों गच्छति होगा? किसी के साथ अगर आप जाएंगे तो वहां पे कौन सा विभक्ति लगेगा? तृतीया विभक्ति लगेगा। तो रामेण सह गच्छति शुद्ध वाक्य है। तो इसमें एक कारक का सूत्र है सह। सह के योग में जब भी साथ होगा, सह मतलब साथ, तो सह के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो ये तृतीया कारक का सूत्र है, आपको याद रखना है। जैसे सहार्थे तृतीया बोला जाता है, क्या है? सहार्थे तृतीया। जब भी सह, साकम, सार्धम या समम, कौन कौन सा शब्द? सह, साकम, सार्धम, समम, ये सब जब भी आएंगे तो इसके योग में क्या होगी? तृतीया विभक्ति होगी। जैसे रामेण च सीता गच्छति, तो आपका एग्जाम्पल क्या है? रामेण सह गच्छति। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सह गच्छति। तो आपको कारक से किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कारक के भेद से लेके चिन्ह या उसके सूत्र क्या है, या एग्जाम्पल देकर सूत्र पूछा जाएगा। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी कि सहार्थे तृतीया हो या ये नांग विकारा हो, तुल्यार्थे तृतीया हो, इत्यंभूत लक्षणे प्रकृतिभ्या, ये हुआ। तो ये सारे जो सूत्र या सबसे इंपॉर्टेंट है रुच्यार्थ, प्रियमाण। तो कुछ कुछ सूत्र ऐसे हैं जो आपको सेंटेंस देकर पूछा जा सकता है कि सूत्र बताइए, या डायरेक्ट सूत्र पूछा जा सकता है, या फिर ग्रामेटिकली वैसे आपको बोला जाएगा कि एरर जिस सेंटेंस में वो बताइए, वो भी कारक के अनुसार होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके साथ द्वितीया विभक्ति होती है?
किसके साथ द्वितीय विभक्ति होती है। अब ये भी आपका कारक से क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया कि किसके साथ। 4 ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए सार्धम, बी अभितः, सी स्वस्ति और डी नमः। तो आप ऊपर वाला पहला ऑप्शन जो आपका सार्धम है, तो आप इससे पहले जो क्वेश्चन किए रामेण सह गच्छति, तो उसमें आप देख लिए कि सह किस में होता है, सह शब्द होता है तो वहां पे क्या होता है, तृतीय विभक्ति होता है। सहार्थे तृतीया, जब भी सह साकम साधम लगेगा तो तृतीय विभक्ति होगा। उसके बाद के ऑप्शन आप देखिए अभितः, उसके बाद है स्वस्ति और नमः। तो स्वस्ति और नमः का एक सूत्र है संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का, नमः नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगात। जब ये होता है तो वहां पे क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति होता है, तो स्वस्ति और नम भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन आपका क्या था, किसके साथ द्वितीय विभक्ति होती है, तो बचा क्या अभितः। तो अभितः शब्द जो है उसके साथ क्या होगा, द्वितीय विभक्ति होगी। तो ये जो सूत्र है ये भी मैं बहुत बार पहले समझा चुकी हूँ। इसमें क्या सूत्र था, जब भी आपका कौन कौन सा वर्ड रहता है, अभितः परितः सर्वतः, ये 3 जब आप देखेंगे अभितः परितः और सर्वतः, तो इन शब्दों के योग में क्या होगी, द्वितीय विभक्ति लेगी। जैसे ग्रामम अभितः, ग्रामम सर्वतः। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिक् प्लस गज। दिक् प्लस गज दिग्गज शब्द में संधि दिग्गज शब्द में संधि है स्वर संधि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी न कोअपि। मतलब पहला स्वर संधि होगा या व्यंजन संधि होगा, विसर्ग संधि होगा, डी न कोअपि मतलब कोई भी संधि नहीं होगा। तो इसमें आपको संधि करके दे दिया गया है कि दिक् प्लस गज दिग्गज है, तो इसमें कौन सा संधि हो रहा है। तो आप अगर संधि करेंगे तो संधि को देखेंगे ध्यान से, किया हुआ है ऑलरेडी। क मतलब क में लास्ट में क्या हुआ अ और ग, तो क और ग का संधि हुआ तो यहाँ पे क्या बन गया है, ग ग संयुक्त हो गया है। तो ये जो सूत्र है किस संधि में होता है, ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, स्वर या विसर्ग का नहीं है, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। और इसमें जो सूत्र आया है, सूत्र कौन सा है, झलाम जशो अंते, झलाम जशो अंते का सूत्र आया है। तो आप व्यंजन संधि के सूत्र एक जगह लिख लीजिए और रोज एक एक बार प्रैक्टिस कीजिए। सूत्र क्या है, झलाम जशो अंते, अर्थात पद के अंत में रहने वाले झल प्रत्याहार। झल प्रत्याहार कहां से है, आप माहेश्वर सूत्र पढ़े हैं, माहेश्वर सूत्र में जो 14 सूत्र हैं, तो झल प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर जस प्रत्याहार का वर्ण हो जाएगा। झल बदल के क्या हो जाएगा, झस हो जाएगा। तो झल और जस समझने के लिए आपको माहेश्वर सूत्र आपका क्लियर होना चाहिए कि कैसे ये बदला है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अधिहरि। अधिहरि में समास है, अधिहरि में कौन सा समास है, ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी केवल समास या ऑप्शन डी बहुव्रीहि। तो मैं पहले भी बोली कि अभी तक तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, अगर आप रेगुलर देख रहे हैं या रेगुलर कहीं से भी पढ़ रहे हैं रेगुलर ग्रामर पोर्शन पढ़ रहे हैं, तो आप सब देखकर समास बता सकते हैं। तो इसमें क्या है, अधिहरि है, तो अधिहरि, अधि कैसा शब्द है, अव्यय शब्द है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इसमें समास क्या है। तो बाकी जो ऑप्शन है, तत्पुरुष समास को हम लोग कैसे पहचानते हैं, तत्पुरुष समास में कारक के भेद होते हैं, केवल समास, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि अपना विशेष अर्थ देते हैं। तो अधिहरि शब्द में अधि क्या है, अव्यय शब्द है, तो अव्यय शब्द होने से क्या हो गया है यहाँ पे, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अधिहरि में अव्यय भाव समास से विभक्ति के अर्थ अव्यय पदों का सुबंध पद के साथ अव्यय भाव समास होता है। ठीक है, अधिहरि का विग्रह करेंगे तो क्या होगा, हरौ इति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अद्यतम।
अद्यतम में लकार पूछा है, इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, इसमें आपका क्वेश्चन आया है मत लिखा हुआ है, अद्या मत लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ेंगे। तो इसमें कौन सा आपसे पूछा गया है, लकार है। लकार दिया आपका विधिलिंग, लोट लकार, लंग लकार और लेट लकार। तो इसमें आपका कौन सा आया है, आप विधिलिंग है, लोट लकार है, लंग लकार है और लेट लकार है। तो आपका इसमें कौन सा लकार आया है, विधिलिंग आया है, अद्य धातु है, अद्य धातु का विधिलिंग मध्यम पुरुष द्विवचन, ठीक है। कौन सा हो गया है, अद्य धातु विधिलिंग मध्यम पुरुष द्विवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 से 22 जो है, इसमें आपको श्लोक पढ़ना है। निम्नलिखित श्लोक के माध्यम से प्रश्न संख्या 20 से 22 तक के प्रश्नों का उत्तर दो। तो 20 से 22 तक का जो है वो आपको अकॉर्डिंगली श्लोक पढ़कर करना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका, श्लोक है, ध्यायत विषयान पुंस संगस्तेषु उपाजयते संगत्सात् संजायते काम काम क्रोधो अभिजायते। फिर से देख लीजिए क्या है, ध्यायत विषयान पुंस संगेतेषु पुजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो अभिजायते, ठीक है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है क्रोध कस्मात अभिजायते, क्रोध कस्मात अभिजायते, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है, ऑप्शन है ए क्रोधात, बी ध्यायात, सी कामात या डी विषयात। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्रोध कामात अभिजायते, ऑप्शन सी, क्रोध कस्मात अभिजायते कामात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन श्लोक से। नेक्स्ट है ध्यायतः पदम कस्य पदस्य विशेषणम, ध्यायतः पदम कस्य पदस्य विशेषणम, ए पुंस, सी काम, बी काम, डी विषयान या डी क्रोध, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यायतः पदम पुंस पदस्य विशेषणम अस्ति। किसका है, पुंस पद का विशेषण है। ध्यायतः पदम पुंस पदस्य विशेषणम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपाजयते इति पदस्य कृत पदम किम, उपाजयते पद जो है उसमें कर्ती पदम किम, ठीक है। ऑप्शन ए संग, बी तेषु, सी विषयान या डी पुंस। तो उपाजयते इति पदस्य संग कर्ती पदम अस्ति, तो इसमें क्या हो जाएगा, संग। तो ये 20 से 22 आपका श्लोक था। श्लोक को बार बार पढ़िए। जब भी आप श्लोक या गद्यांश से आंसर करेंगे, पद्यांश से, तो उसमें क्या है कि आपको उस चीज को बार बार पढ़कर समझना पड़ेगा, तभी आंसर कर सकते हैं। और वो अपठित होता है, मतलब पहले नहीं पढ़ा है आपको, वहीं पे पढ़ के, अनसीन पैसेज जो होता है, अनसीन पैसेज या अपठित गद्यांश का मतलब ही यही होता है कि आपको पहली बार पढ़ने को पढ़कर ही आंसर करना है, अपना मतलब गेस वर्क से नहीं करना है या अपना दिमाग नहीं चलाना, जो वहाँ पे लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना है। तो ये 22 तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर सन्निकर्ष संहिता सूत्र से निहित है, पर सन्निकर्ष संहिता सूत्र से निहित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए संधि, बी समास, सी कारक या डी पद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संधि पर सन्निकर्ष संहिता सूत्र से निहित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, संधि। कहां से निहित है, संधि से निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी संधि से है। पहले कंटिन्यूअस ऐसे समास से क्वेश्चन था, फिर कारक से था, अब संधि से क्वेश्चन है। संधि के मुख्य भेद है, तो इजी क्वेश्चन है। संधि के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन ए 22, बी 3, ए का है 22 है, बी का है 3, सी का ऑप्शन क्या है 1 और डी का है अनंत। तो संधि के कितने भेद होते हैं,
स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 3 भेद होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी का 3 भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच संधि का पर्याय है। अच संधि किसको बोला जाता है? ऑप्शन ए विसर्ग संधि, बी व्यंजन संधि, सी स्वर संधि, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या है? अच संधि क्या हो जाएगा? स्वर संधि। ठीक है, आप जब भी संधि का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको मैंने पहले एक जो सूत्र बताया ना, पर सन्नि कर्ष संहिता, आप संधि का चैप्टर खोलते से आपको बुक के जो पहला लाइन है उसमें यही वर्ड मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आप देख के बता देंगे। तो स्वर संधि को हम लोग क्या बोलते हैं? अच संधि भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द रूप से है, अस्मद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप क्या है? अस्मद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप क्या है? ऑप्शन ए आवाम, बी मम, सी अस्मतत, या डी आवयो। तो आपसे क्या पूछा है? ध्यान देना है, क्या पूछा गया है आपसे? अस्मद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति का एक वचन पूछा। तो आप ऐसे पढ़ लीजिए, अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मैं, अवभ्यम, अस्माभि। ऐसे अगर आपको याद है मह्यम, तो इसमें क्या पूछ रहा है आपसे? षष्ठी विभक्ति एक वचन। क्या हो जाएगा षष्ठी विभक्ति एक वचन? इसका हो जाएगा बी मम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में समास है। एक ही पद में दिया हुआ, अब आप इसका विग्रह कीजिए और बताइए कौन सा समास है। पहला है द्वंद्व, बी द्विगु, सी कर्मधारय, या डी बहुव्रीहि। अभी तक आपको सभी समास का डेफिनेशन पता है कि द्वंद्व किसको बोलते हैं, द्विगु किसको बोलते हैं, कर्मधारय किसको बोलते हैं, या बहुव्रीहि किसको बोलते हैं। इतना तो आपको पता ही है क्योंकि आप क्लास 3, 4 या कहीं कहीं 5 या 6 से, इंग्लिश मीडियम हो तो 4 से पढ़ रहे होंगे, या हिंदी मीडियम हो तो और पहले से पढ़ रहे होंगे। तो मैक्सिमम लोगों को संधि, समास, कारक, ये सब चीज स्कूल लेवल तक आता है, चाहे आप हिंदी ग्रामर में पढ़ें या संस्कृत ग्रामर में पढ़ें। तो इतना कोई टफ तो है नहीं। तो आप इसका विग्रह कीजिए, विग्रह करेंगे तो क्या होगा? इसमें कितने पद है? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और चारों पद क्या है? प्रधान है। तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास होगा। विग्रह करेंगे तो रामश्च, लक्ष्मणश्च, भरतश्च, शत्रुघ्नश्च। ठीक है, तो इसमें कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास। बाकी द्विगु तो होगा नहीं क्योंकि ये संख्यावाचक होता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपका वाक्य दिया हुआ है, उसमें आपको शुद्ध करना है। शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य बताना है। वृक्षेषु खग कुजंती, ऑप्शन ए है आपका। ऑप्शन बी वृक्षेषु खगा कुजंती। ऑप्शन सी वृक्षेषु खगेन कुजंती। और ऑप्शन डी जो है वृक्षाय खगा कुजंती। तो इसमें आपको शुद्ध बताना है। तो पहला तो होगा नहीं वृक्षेषु, वृक्षों में सभी वृक्ष की बात हो रही है। वृक्षेषु खग कुजंती, खग मतलब एक चिड़िया और इधर अंती है, तो एक के साथ बहुवचन तो होगा नहीं। खगा कुजंती दिया हुआ है तो उसमें सब बहुवचन में होना चाहिए ना। तो क्या हो जाएगा? वृक्षेषु खगा कुजंती। बाकी सब में आप देखिए वृक्षेषु है, लास्ट में वृक्षाय है, तो वृक्षाय तो चतुर्थी विभक्ति हो जाता है, और यहाँ कुजंती सब जगह सेम है। और बीच का पद देखिए कहीं खगा, खगा, खगेन, खगा। तो ऑप्शन बी जो है वृक्षेषु खगा कुजंती, ये सबसे प्रॉपर मतलब करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, ये भी रिपीटेड है। बालिकायाम पद में विभक्ति है। बालिकायाम पद में विभक्ति है। तो बालिकायाम पद में कौन सी विभक्ति है? ए पंचमी, बी षष्ठी, सी सप्तमी, या डी संबोधन। अगर आपने बालिका सदरूप पढ़ा है तो पद देखकर बता देंगे कि इसमें कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, बालिकाम पद में से सप्तमी विभक्ति है, स्त्रीलिंग शब्द है ये, सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अयादि संधि विधायक सूत्र है। आपको अयादि संधि विधायक सूत्र पूछा है कि कौन सा है?
अयादी संधि विधायक सूत्र है? ऑप्शन ए है आपका इको यंची, बी है आपका आद गुण, सी है एंग पदांदति, डी एचो यवाच। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, अयादी संधि का विधायक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इको यंची में क्या होता है, यण संधि है, आद गुण किसका है, गुण संधि का है। तो ऑप्शन दो बच रहा आपका, कौन सा दो ऑप्शन है? पहला है एंग पदादंती और एचो, और दूसरा जो है एचो अवाव या यह, क्या है, एचो अवायव या यह। लास्ट आपका क्या था? लास्ट आप सूत्र एक पढ़े थे, लास्ट क्लास में मैंने एक सूत्र बताया था आपको, वो क्या था? अयादी संधि का ये था अपवाद सूत्र था। तो अपवाद सूत्र में आपका जो सी ऑप्शन है वो डिस्कस किया जा चुका था कि एंग पदादंती कब होता है। ये अयादी संधि का क्या था? अपवाद सूत्र था। और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें विधायक सूत्र कौन सा है? तो अयादी संधि का विधायक सूत्र क्या हो जाएगा? जो लास्ट ऑप्शन आपका है एचो अवायह, ये क्या है? इसका विधायक सूत्र है। तो सूत्र आपको याद होना चाहिए कि किस संधि का है, किस मतलब कि आप जैसे अयादी संधि पढ़ें या फिर जो भी संधि पढ़ रहे हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, सब संधि का सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो एचो अवाय संधि किसको बोलते हैं हम लोग? यदि बाद में कोई स्वर रहे तो ए का अय हो जाता है। जैसे हम लोग शयनम या नयनम करेंगे तो ने प्लस अनम हो रहा है, तो ने और अनम। तो यदि बाद में कोई स्वर रहे तो ए, जैसे आप नयन का ही संधि कीजिए, ए का अय हो जाएगा, ओ का अव हो जाएगा, अय का आय हो जाएगा और औ का आव हो जाएगा। तो अयाय अवाय। ठीक है, ए ए ओ औ का क्या हो जाता है? ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ए का क्या हो गया है और औ का क्या हो गया है। यदि बाद में कोई स्वर रहे तो ए का अय हो जा रहा है, ओ का अव हो जाएगा, अय का आय हो जाएगा और औ का आव हो जाएगा। तो ऐसे जो संधि, ये किसका सूत्र है? अयादी संधि का सूत्र है। आपसे सूत्र देकर पूछा गया है किस कौन सा सूत्र है, अयादी संधि का विधायक सूत्र क्या है? तो क्या हो गया? एचो अवाय वाय, ये संधि है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अयाय और अवाव हो जाता है लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्राम्य पद में प्रत्यय है। अब प्रत्यय से क्वेश्चन आया है, ग्राम्य पद में प्रत्यय है। तो ग्राम्य पद में कौन सा प्रत्यय है? ए अण प्रत्यय, बी यत प्रत्यय, सी म या डी य। तो कौन सा प्रत्यय है? ग्राम्य। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? य। ग्रामाद य खज्जो सूत्र से, यहाँ पे कौन सा सूत्र लग रहा है? ग्रामो य खज्जो सूत्र से समर्थ ग्राम शब्द का जात भव आदि अर्थ में य प्राप्त होता है। तो लास्ट में क्या बच रहा है? य बच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर रूप संधि का विधायक सूत्र है। पर रूप संधि का विधायक सूत्र है। ए एंग पदान तददि, ए एंगी पर रूपम, सी अभिपूर्व या डी स्थाने अंतरमतम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एंगी पर रूपम। ठीक है, इस संधि में क्या होता है? पर रूप संधि विधायक सूत्र है। इस संधि में पूर्व और उत्तर दोनों वर्ण मिलकर उत्तर वर्ण का रूप धारण कर लेते हैं। क्या होता है इसमें? इस संधि में पूर्व और उत्तर दोनों वर्ण मिलकर उत्तर वर्ण का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका त्रिच प्रत्यांत शब्द है। तो त्रिच प्रत्यांत शब्द क्या है? चेयम, याग, कृतवत या कर्ता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्ता। कर्ता त्रिच प्रत्यांत शब्द है। न्यूल तत्वों के सूत्र के अनुसार कर्ता अर्थ धातु के साथ त्रिच प्रत्यय होता है और त्रिच प्रत्यय का च इत संज्ञक है, अतः त्रि शेष रह जाता है। क्या शेष हो जाता है? त्रि शेष रह जाता है। ये क्वेश्चन भी आप एक बार कर चुके हैं, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रिपीटेड हो, बार बार उसका रिपीटेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित श्लोक के आधार पर प्रश्न संख्या 34 से 36, 34 से 36 तक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये श्लोक पढ़ना है, श्लोक के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, श्लोक है आपका,
चंचल ही मणः कृष्ण प्रमाथि बल द्वढ़म तस्याय निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्टकरम। चंचलम ही मणः कृष्ण प्रमाथि बलद्वढ़म तस्यायम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्टकरम। तो इसका पहला क्वेश्चन है कस्य निग्रहम दुष्करम अस्ति? ए मनस्य, बी छात्राणाम, सी दुर्जनाम या डी चंचलम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा मनस्य निग्रह दुष्करम अस्ति। इसमें डायरेक्ट श्लोक पढ़ना है और श्लोक के अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। तो आंसर क्या हो गया? मनसः। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनः कृदिसम अस्ति। ऑप्शन ए चंचलम, बी प्रमाथि, सी बलवानम या डी दत्तानी सर्वाणी। इसमें आपका पहला ही लाइन देखिए, पहला ही लाइन में क्लियर हो जा रहा है चंचल ही मणः कृष्णा। तो इसका आंसर क्या हो गया है? चंचलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये श्लोक वाले क्वेश्चन इजी, आप एक बार देख के आंसर कर लेंगे। वशीकरणम इत्यर्थे श्लोके किम पदम प्रयुक्तम? वशीकरणम इत्यर्थे श्लोके किम पदम प्रयुक्तम? ए सुदुष्टकरम, बी निग्रहम, सी प्रमाथि या डी बल द्वढ़म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वशीकरण इत्यर्थे श्लोके निग्रहम पदम प्रयुक्तम। निग्रहम जो ऑप्शन बी है आपका, वशीकरणम इत्यर्थे श्लोके निग्रहम पदम प्रयुक्तम। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन श्लोक से था। तो श्लोक को आप बार बार पढ़िए, उसी में आंसर दिया हुआ, उसको आप श्लोक या पद्यांश या गद्यांश जो भी, आप उसको जितने बार पढ़ के आंसर कीजिएगा आपका सारा आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि उससे जो पूछ रहा उसको पढ़कर ही आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धातु पाठ का प्रथम गण क्या है? ए अदादिगण, बी चुरादिगण, सी भव्यादिगण या डी रुद्रादिगण। ये क्वेश्चन तो आप अपने से भी आंसर कर सकते हैं, ये बहुत बार हो चुका है। जब धातु रूप शब्द रूप आप पढ़ेंगे तो उसको देखकर ही, उसमें धातु रूप शब्द रूप पढ़ते हैं तो उसमें पहले में ही ये पहला जो पेज है उसमें ही दिया हुआ है ये क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भव्यादि गण धातु पाठ का प्रथम गण है। क्या है? भव्यादि गण। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुओं के अंतिम गण है, धातुओं में अंतिम गण क्या है? ए भवादि गण, बी अवादि गण, सी स्वादि गण, डी चुरादि गण। तो ये पहला था प्रथम पूछा, उसके बाद लास्ट पूछ रहा, तो लास्ट ग्रंथ क्या है इसका? चुरादि गण है। चुरादि गण धातुओं में अंतिम गण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धातुओं से संबंध लकारों की क्या संख्या है? लास्ट के जो क्वेश्चन है 37 to 40 जो 4 क्वेश्चन है वो सारा आपका धातु से है। धातुओं से संबंध लकारों की संख्या क्या है? तो आपसे पूछा जा रहा है कितने लकार होते हैं, इन शॉर्ट कितने लकार होते हैं? तो आपसे लकार की संख्या पूछी जा रही है, तो लकार की संख्या क्या होती है? ऑप्शन ए 5, बी 10, सी 12 या डी 14। तो कितने लकार होते हैं? लकार की संख्या होती है 10। ठीक है, तो धातुओं से संबंध लकारों की संख्या क्या होती है? 10। मतलब कि जो टेंस होते हैं इसमें कितने हैं? 10 है। पहला है लट, लिट, लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लेट लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार, लुंग लकार, विधिलिंग। ठीक है, इतने सारे क्या होते हैं? लकार होते हैं आपके। तो ये 10 है, आपको नंबर याद रखना है कि 10 होते हैं। वह लकार जो केवल वेदों में पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, वह लकार जो केवल वेदों में पाया जाता है, तो उस लकार को हम लोग क्या बोलते हैं जो सिर्फ वेद में मिलता है? ऑप्शन ए लोट लकार, बी लिट लकार, सी लेट लकार या डी लुंग लकार। तो आप अगर वेद पढ़ते हैं, रोज अगर वेद पढ़िए, रोज भी नहीं, वीकडे में कोई भी एक दिन वेद पढ़ेंगे आप, तो आप वेद जब पढ़ेंगे तो उसमें आप देख लेंगे कि कौन सा लकार का ज्यादा प्रयोग हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट लकार का केवल वेद में पाया जाता है, जिसका संस्कृत व्याकरण में अध्ययन नहीं किया जाता है। जो हम लोग ग्रामर में पढ़ते हैं तो हम लोग बेसिकली 5 लकार को हम लोग को फोकस करना होता है। किसका प्रयोग वेद में होता है? लेट लकार का होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि वेद में कौन सा लकार होता है? ऑप्शन सी लेट लकार। बाकी जो हम लोग पढ़ते हैं लेट लकार, लंग लकार, विधिलिंग, लेट लकार, ये हम लोग डेली के ग्रामर में पढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? लेट लकार। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन का सेट्स था। बहुत सारे सेट्स आ चुके हैं, 20 to 25 सेट्स हो चुके हैं। तो आप उसको जिनका भी लैंग्वेज है संस्कृत में, संस्कृत लैंग्वेज जिनका भी है JSSC CGL के लिए, वो इस सेट्स का प्रैक्टिस करके
अपना मार्क्स स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं, अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बाकी पेपर 1 पेपर 3 तो जीएस है और पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग है, तो क्वालिफाइंग मीन्स आपको पासिंग मार्क्स उसमें लाना ही है। पेपर 2 ही है जो आपको अच्छा स्कोर दिला सकता है, तो आप इसमें जितना फोकस करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। और जीएस का पेपर 3 का 15 सेट्स ऑलरेडी दिया हुआ है, जिसमें सारा सिलेबस कवर है, जीएस, साइंस, कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग, झारखंड स्पेशल। तो वो आप देखकर प्रैक्टिस कीजिए और आप अपना असेसमेंट कर सकते हैं कि आउट ऑफ 150 आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, मतलब कितने क्वेश्चंस को आप आंसर कर पा रहे हैं। क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग, अगर आप गलत करेंगे तो आपका नेगेटिव मार्किंग डिडक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका झारखंड करंट का भी मैटर दिया हुआ है, आप वीडियोस को देखिए, रेगुलर विजिट कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि उसमें करंट अफेयर का मैटर है। झारखंड स्पेशल और करंट अफेयर दोनों कवर किया जा चुका है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, स्टे ट्यून फॉर न्यू अपडेट्स।